जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई तो हरिद्वार में कुंभ के आयोजन और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को टालने की मांगें बड़े जोर शोर से उठी थी। आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह एक जगह भारी संख्या में भीड़ जुटने से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में मुश्किल आएगी। इस तरह संक्रमण फैलेगा तो महामारी का रूप ले लेगा। मगर उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के आयोजन को टालने के बजाय उसे सीमित करने का फैसला किया। वह पहले तो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच को भी तैयार नहीं थी, पर अब ज़्यादा दबाव बना तो इसके लिए तैयार हो गई। फिर श्रद्धालुओं की जांच के लिए सरकारी जांच केंद्रों के अलावा कुछ निजी केंद्रों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब कुछ जांच रिपोर्टों में गड़बड़ी के तथ्य उजागर हुए हैं। निजी जांच केंद्रों ने फर्जी नाम, पते, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर आदि दर्ज कर 1 लाख से अधिक जांचें रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे संबंधित शिकायतों के मद्देनज़र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मामले की जांच के आदेश दिए। अब हरिद्वार के जिलाधिकारी ने इसकी छानबीन के लिए एक समिति गठित कर दी है। समिति की जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी, पर इससे कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर हुई गड़बड़ियों और मनमानियों पर स्वाभाविक ही एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पैरा हरिद्वार के कुंभ में फर्जी जांच करके निजी कंपनियों ने सरकारी खजाने से मनचाही रकम लेकर अपने खजाने में तो भर ली, पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे कितने लोगों की जान का जोखिम पैदा होगा। उनकी वजह से न जाने कितने संक्रमित लोगों की पहचान होने से रह गई और वे दूसरों में विषाणु फैलाने का माध्यम बने होंगे। विचित्र है कि ऐसे वक्त में जब देश की तमाम सरकारें संक्रमण रोकने, इलाज की सुविधाएं जुटाने में हलकान थी, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे थे, तब हरिद्वार में कुछ निजी कोरोना जांच केंद्र अपनी जेबें भरने के लिए फर्जीवाड़े में जुटे थे। हालांकि हरिद्वार कुंभ में हुआ फर्जीवाड़ा कोई अकेला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से जुड़े उपकरणों और दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की खरीद को लेकर भारी पैमाने पर घोटाले के आरोप लगे। बिहार में भी जांच और इलाज आदि में फर्जीवाड़े के आरोप लगे। इसी तरह कई राज्यों में अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराने, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने, जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने आदि में घोटाले के आरोप हैं। अनेक दवा विक्रेताओं को दवाओं के अवैध भंडारण और मनमानी कीमत पर उन्हें बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पैरा मानवीय तकाजा है कि आपदा के समय लोग एक दूसरे की मदद करें। इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत और सांगठनिक स्तर पर सराहनीय काम किए, जिससे सरकारों को इस समस्या से पार पाने में मदद भी मिली। मगर जिन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने की चिंता होती है, वे भला किसी की जान की भी परवाह कहाँ करते हैं। अब मध्य प्रदेश से खबर है कि वहाँ के कई शहरों में कोरोना काल में धड़ाधड़ अस्पताल खुल गए, जिनमें जरूरी सुविधाएं तो दूर, चिकित्साकर्मी तक नहीं थे। एक ही डॉक्टर का नाम कई अस्पतालों में दर्ज था। वहाँ किसी तरह लोगों का इलाज
हुआ होगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी और सबक याद रखने वाली कार्रवाई नहीं की जाती, मानवीय तकाज़ों को तार तार करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना मुश्किल बना रहेगा। पैरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका और रूस को आमतौर पर स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जाता रहा है। शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो जब किसी आकलन में यह बताया गया कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना है। विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन के मैदान में दोनों ही खुद को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखें और माने जाने के लिए हर वक्त जतन करते रहते हैं। इसी क्रम में अक्सर ऐसा हुआ है जब तख्ती एक हद को पार कर गई और दुनिया को लगने लगा कि अगर हालात को समय रहते संभाला नहीं गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारे देशों को नाहक ही उलझना पड़ेगा और उसके खामियाजे भी उठाने होंगे। इस लिहाज से देखें तो बुधवार को जेनेवा में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की बैठक के नतीजे के तौर पर दोनों ओर से कुछ घोषणाएं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव के जो मुद्दे रहे हैं उसके मद्देनज़र आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि उनका क्या हाल निकला गया। दरअसल पिछले कुछ समय से रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। जासूसी, मानवाधिकार और राजनयिकों की वापसी आदि मसलों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। ऐसे में अव्वल तो इस तरह की बैठक में सहजता की उम्मीद नहीं थी। दूसरे यह माना जा रहा था कि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन इस बुरे दौर में दोनों देशों के राष्ट्रपति जब मिले तो उन्होंने खासा वक्त लिया। इसके बाद पुतिन ने बैठक को बेहद रचनात्मक बताया तो जो बाइडेन ने सकारात्मक कहा। यही दोनों के रुख में प्रथम दृष्टया नरमी के मद्देनज़र तस्वीर में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, मगर कई अहम बिंदुओं पर जो दूरी दिखी उससे साफ है कि ताज़ा बैठक तभी ठोस नतीजे दे पाएगी जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिकता से आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो। मसलन साइबर सुरक्षा के मसले पर रूस और अमेरिका सहमत है, लेकिन जब तक इससे संबंधित कोई कदम उठाकर इस पर पहल नहीं की जाती तब तक इस सहमति का कुछ हासिल सामने नहीं आएगा। पैरा गौरतलब है कि हाल ही में टेक्सास में अमेरिकी तेल पाइपलाइन प्रणाली पर हुए हमले को दुनिया भर के लिए एक गंभीर साइबर चुनौती माना गया था। इसके समानांतर रूस की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसी तरह के साइबर हमले का शिकार हुई। अगर इस प्रवृत्ति का विस्तार हुआ तो प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय इस तरह के हमलों से किस पैमाने का नुकसान हो सकता है, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। याद रखा जाना चाहिए कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति से लैस हैं और खुद को एक दूसरे से कम करके नहीं देखते हैं। यों ताज़ा बैठक के बाद दोनों पक्षों के साझा बयान में यह कहा गया कि परमाणु युद्ध कभी नहीं जीते जा सकते और कभी नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि साइबर संजाल के टकराव में इस संवेदनशील पहलू पर पर्याप्त सावधानी बरती जाएंगी, लेकिन क्या यह सदिच्छा हथियारों के नियंत्रण के मामले में भी एक वास्तविक कार्य योजना भी सामने लेकर आएगी। इसके अलावा अमेरिका
की नज़र में रूस में अलेक्सी नवेलनी की गिरफ्तारी मानवाधिकार हनन का मुद्दा है, तो रूस यह मानता है कि अपने आंतरिक मसलों पर उसे अमेरिका के भाषण की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, तनाव के गहराते दौर में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच हुई इस बैठक पर पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिलता के मद्देनज़र सकारात्मक नतीजों के लिए शायद इंतज़ार करना पड़े। पूर्ण विराम।